Use headphone to better understanding. आज से 5 साल पहले मैंने एक अनजान लड़की के कारण अपना आत्मसम्मान और खुद को खो दिया था। उसी समय मैंने यह तय कर लिया था कि बैचलर यानी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रखूंगा। उसके बाद मैंने एक कम दिहाड़ी वाली पेंटर की मजदूरी शुरू की, जहां का माहौल बहुत खराब था। धुएं से भरा हुआ माहौल जहां मैं धीरे धीरे नशे की लत जैसे शराब, भांग, गांजे के नशे का शिकार हो गया। वह मेरी जिंदगी का बेहद कठिन और गंभीर दौर था। लेकिन मेरे पिता और मेरे भाई ने मुझे उस स्थिति से बाहर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनके बिना मैं शायद आज यहां नहीं होता। मेरे पिताजी हमेशा मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने मुझे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे क्षेत्र के कई अन्य वकीलों के बारे में बताया और मुझे दृढ़ता से एलएलबी करने की सलाह दी। इसने ये जो बैठा, यानी मैंने अपने पिताजी की बात मानी और आज मैं एलएलबी के अंतिम सेमेस्टर में हूं और मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। सबसे पहले मैंने बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मैंने समझा कि एक ऐसा बच्चा जो गरीबी और छुआछूत के जाल से निकल कर आया, उसने शिक्षा और मेहनत के दम पर महानता हासिल की। उन्होंने इकोनॉमिक्स में 29, हिस्ट्री में 11 और सोशियोलॉजी में 6 कोर्स पूरे किए। इन्हीं के साथ उन्होंने 6 प्रमुख डिग्रियां और 2 मानद डॉक्टरेट हासिल किए। With these, they achieved 6 major degrees and 2 honorary doctorates. और इसी पढ़ाई के दम पर उन्होंने एक ऐसे देश के निर्माण में योगदान दिया जो पहले 565 हिस्सों में बंटा हुआ था, उसे जोड़कर एक अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को दुनिया का सबसे विशाल संविधान दिया, जिसकी नींव मुख्य रूप से मानवीय अधिकारों और राष्ट्र की एकता पर आधारित है। और ये सब जानकर मैंने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना और अपनी पढ़ाई को और गहराई से शुरू किया। इस दौरान मैंने संविधान से लेकर छोटे छोटे कानूनी सिद्धांतों को समझना शुरू किया, जिससे आज मेरी सोच और मेरी बुद्धि का बहुत विकास हुआ। और आज इस वीडियो में क्रमबद्ध समय रेखा से सन 1912 में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे 1912 से 1923 के बीच उन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की। महोदय, ये तो बहुत पुरानी बात है। और कैसे उन्होंने सिर्फ 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में संविधान का एक मजबूत ढांचा तैयार किया, जिसे कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं मिटा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली संविधान बनाने के बावजूद ऐसा क्या अधूरा रह गया कि आज भी भारत में जातिगत भेदभाव जारी है? इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं डॉक्टर आम्बेडकर की शिक्षा यात्रा को। और अगर तुम भी बाबा साहेब को मानते हो और भारतीय कानूनों में रुचि रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। – 1912 में आपने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री पूरी की। कौन हो तुम? यह सब कैसे जानते हो? लेकिन यह आपके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि उस समाज के खिलाफ एक संघर्ष था जहां आपको क्लास में अलग बैठाया गया और पानी पीने तक के लिए भी अपमान सहना पड़ा। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति को पानी पीने तक की आजादी नहीं थी, वही आगे चलकर पूरे देश के अधिकारों की नींव रखता है। अब आते हैं सन 1913 ईस्वी में, जब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने आपकी प्रतिभा को पहचाना और आपको स्कॉलरशिप दी। यहीं से आपकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि इस स्कॉलरशिप की मदद से आप अमेरिका चले गए और यहां आपने सन 1915 ईस्वी में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, बाबा साहेब ने सिर्फ डिग्री नहीं ली, बल्कि उन्होंने हर दिशा में ज्ञान को समझा। और आपने इकोनॉमिक्स में 29 कोर्स, हिस्ट्री में 11 कोर्स, सोशियोलॉजी में 6 कोर्स, फिलॉसफी में 5 कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी में 4 कोर्स, पॉलिटिक्स में 3 कोर्स किए। देखो, इन कोर्स का मतलब डिग्री नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ एक विषय के छात्र नहीं थे, वे पूरे समाज को समझने वाले विचारक बन रहे थे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर आम्बेडकर के पास 32 से भी अधिक डिग्रियां थी। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद सन 1916 में आपने एक और एमए थीसिस जमा किया, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। और उसी साल आपने एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसका नाम भारत में जातियां, उनकी कार्यप्रणाली। हाँ, यही वो समय था जब आपने जाति को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से समझना शुरू किया। इसी साल 1916 में आप लंदन चले गए। वहां आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ ही साथ ग्रेज इन में बैरिस्टर बनने की पढ़ाई शुरू की। यही मेरी महत्वाकांक्षा थी। अब आपने 1921 में एलएसई से एमएससी इन इकोनॉमिक्स पूरा किया और 1922 में आपने ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की और आधिकारिक रूप से आप एक वकील बन गए।
एक तरफ आप इकोनॉमिस्ट बन रहे थे और दूसरी तरफ एक वकील भी बन रहे थे। आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे दोनों क्षेत्रों में रुचि है। लेकिन आपकी पढ़ने की रुचि यही नहीं खत्म हुई। आपने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी इन इकोनॉमिक्स हासिल की, जहां आपका थीसिस था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। आज भी इसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अब हम सन 1927 ईस्वी में हैं, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आपको पीएचडी इन इकोनॉमिक्स प्रदान की। यहां आपका थीसिस था द डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आपने ये रिसर्च सन 17 में ही जमा कर दी थी, लेकिन डिग्री आपको 19 में मिली। हाँ, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां बहुत जटिल थी। इसके बाद भी आपका सम्मान जारी रहा। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आपको एलएलडी डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि दी और सन 1953 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आपको डीलिटी से सम्मानित किया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिली, जिसे पानी पीने के लिए भी अपमान सहना पड़ा, वही व्यक्ति आगे चलकर बीए, एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी करता है, बैरिस्टर बनता है और पूरी दुनिया के सामने शिक्षा की सबसे बड़ी मिसाल बनता है। इसी शिक्षा, संघर्ष और गहरी समझ के आधार पर उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के सबसे व्यापक संविधानों में से एक है। देखना चाहोगे कि आखिर उन्होंने संविधान में ऐसा क्या बनाया जिसे कोई भी सरकार पूरी तरह बदल नहीं सकती? यह है संविधान का मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान की आत्मा है, जिससे संविधान जीवंत है। और आप इस आत्मा को संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, जिसे बाद में 1973 के ऐतिहासिक मामले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह सीमा अटल है और इसे पार नहीं किया जा सकता। अब दिखाता हूं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, लेकिन आपको एकाग्रता और ध्यान से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। पहला पिलर है संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म। यह संविधान का पहला पिलर है, संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब है यह कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को न तो पूरी तरह एकात्मक देश बनाया और न ही पूरी तरह संघीय। उन्होंने भारत को एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया है। इसका मतलब यह है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा बहुत सोच समझकर किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट बनाई गई। पहली यूनियन लिस्ट, इसमें 100 विषय हैं। इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा आदि। दूसरी स्टेट लिस्ट, इसमें 61 विषय हैं। इन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, जेल, कृषि, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार आदि। तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 विषय हैं। इन पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में विरोध हो तो केंद्र का कानून आम्यन मान्य होगा। मतलब साफ है, ना तो सारी शक्ति केंद्र के पास है, ना ही सारी शक्ति राज्यों के पास है। दोनों के बीच संतुलन बनाया गया है। अंबेडकर जी जानते थे कि अगर केंद्र बहुत मजबूत हो जाए तो राज्य दब जाएंगे, और अगर राज्य बहुत स्वतंत्र हो जाएं तो देश टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने क्वाजी फेडरल व्यवस्था बनाई, यानी संघीय रूप लेकिन मजबूत केंद्र वाला ढांचा। यही संघीय ढांचा आज भी भारत की एकता और विविधता दोनों को साथ लेकर चल रहा है। दूसरा पिलर है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह साफ साफ लिख दिया कि भारत में जनता सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। चुनाव के जरिए जनता तय करती है कि कौन उनकी सरकार बनेगी। सबसे खास बात यह है कि सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। सरकार को हर समय जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। अगर सरकार सही काम नहीं करती तो अगले चुनाव में जनता उसे बदल भी सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जनता का अधिकार और सरकार की जवाबदेही। तीसरा पिलर है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। सरकार किसी एक धर्म की नहीं होती है, सभी धर्मों को समान सम्मान देती है, तथा कोई भी राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। मतलब आप किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, कानून सबके लिए बराबर है। चौथा पिलर है स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोर्ट सरकार से स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले खुद लेते हैं। सरकार भी उनके फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकती। यही सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष रहे। पांचवा पिलर है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत जरूरी है। कोर्ट ये जांच सकता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है या नहीं। अगर कानून गलत हुआ, कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, यानी कोर्ट संविधान का असली रक्षक है। छठा पिलर है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये आपके बेसिक राइट्स हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के खिलाफ अधिकार। खास बात, अगर ये अधिकार छीने जाएं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32। सातवां पिलर है समानता और सामाजिक न्याय, यानी इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म, और साथ ही कमजोर वर्गों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया गया। आठवां पिलर है संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देश में सबसे ऊपर संविधान है, सरकार भी उसके नीचे है। कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। तो देखा आपने, इन 8 पिलर में संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। यही है डॉक्टर आंबेडकर की सबसे बड़ी दूरदर्शिता कि उन्होंने संविधान को लचीला भी बनाया और मजबूत भी। जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप कभी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए आज भी जब कोई कहता है हम संविधान बदल देंगे, तो आपका जवाब होता है बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छुआ जा सकता, बाकी चीजों में बदलाव हो सकता है। सही कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जाति क्यों खत्म नहीं हो रही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इसलिए मैं 1912 में जा रहा हूं बाबा के पास। तुम कौन हो? तुम पहले भी यहाँ आए थे। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लेकिन 2026 से आया हूं और अभी LLB के अंतिम वर्ष में हूं। 2026 मतलब भविष्य से? ये कैसे संभव है? तो तुमने भविष्य में क्या देखा? क्या आज भी हमारे लोगों के साथ जातिगत भेदभाव होता है? और ये जाति खत्म होनी शुरू हुई या नहीं? हाँ, भेदभाव अंतिम स्तर पर है, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी व्याप्त है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने लोगों को इस बारे में बताया? नहीं, क्योंकि मेरी रिसर्च अभी इतनी मजबूत नहीं है। मैं पहले महात्मा गांधी जी के पास जाऊंगा 1932 में, क्योंकि कहानी का असली हिस्सा वही शुरू होगा। 1932? महात्मा गांधी? हाँ,